अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पांडास लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम पांडास के बिल्डिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मेथड्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। पांडास लेक्चर 3 तो इसे हेडिंग भी दे देते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह हम ज़्यादा मेथड्स को देखेंगे। तो आगे जब हम इसमें डेटा को एनालिसिस या इसमें विजुअलाइजेशन या डाटा को क्लीनिंग करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो से मेथड्स को रीड करेंगे और आगे हमें उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट एआई और डाटा साइंस की फील्ड में। तो सबसे पहले हम इसमें पांडास को और आज हम नंपी के बारे में भी कुछ काम करेंगे। तो अगर किसी को नंपी में इशू हो या किसी तो इसके बारे में ना इल्म हो तो वो मेरे चैनल में दूसरी वीडियोस को देख सकता है। काफ़ी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें जो सा रेगुलर काम डाटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, तो हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आज हमारा डाटा फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमें जैसे वो क्रिएट करना चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें नंपाई को यूज़ करते हुए हम रैंडम वैल्यू ले लेते हैं और रैंडम वैल्यू को भी हम उसमें रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 0 से 100 तक। और आगे हम इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स दे लेते हैं। तो आगे हम अगर इसमें अगर कॉलम्स को नेम देना हो तो ये कॉलम्स नेम आए। और नेक्स्ट अगर कस्टमाइज रोज नंबर भी रखने हो तो इंडेक्सेस नंबर जिसे हम कह सकते हैं तो एक्स वाई जी। तो ये देखिएगा कि कितना जल्दी हमने डाटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया जिसमें हम रैंडम वैल्यूज आएंगे हमारे पास 4 रोज एंड 4 कॉलम्स और उनके हमारे कॉलम्स नेम ABCD और नेक्स्ट जो से इंडेक्सेस नंबर WXYZ। अब हम इसमें इसके कुछ बिल्डिंग मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारा मेथड होगा लाई मेथड। तो ये ऊपर वाले मेथड्स हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इन्हें देख लिया था, लाइन तक किया था हमने। ऑल और एनी मेथड सेम एज इट इज़ जैसे हमने नंपाई में यूज़ किया था सेम एज इट इज़ है। तो काफ़ी डिटेल से मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो मेरी नंपाई की तो वो देख सकते हैं। तो अभी हम अप्लाई मेथड से शुरू करते हैं। अप्लाई मेथड बेसिकली क्या है कि जैसे हम डिफरेंट बिल्डिंग मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं ना अपनी डाटा फ्रेम के अंदर, पांडास के अंदर डिफरेंट सीरीज में और डाटा फ्रेम में सेम एज इट इज़ हम खुद भी कोई भी अगर मैथमेटिक्स या स्टैट का कोई डिफरेंट ऑपरेशन या अगर कोई फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना हो तो वो किसी स्पेसिफिक रो कॉलम या मुकम्मल डाटा फ्रेम में अप्लाई करना हो तो उसके लिए भी हमें क्या सनी पाइथन देता है कि हम खुद से भी क्रिएट करके उसमें अपने मर्जी के मुताबिक स्पेसिफिक जगह कॉलम या रो में अप्लाई कर सकते हैं मेथड कोई भी यूजर क्रिएट करके। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं इज यूज टू अप्लाई यूजर डिफाइंड मेथड इन डाटा फ्रेम और सीरीज। तो इसमें हम कोई भी मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे शॉर्ट मेथड इसमें अगर हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करना है तो वो हमें पाइथन देता है लैम्डा फंक्शन। तो अगर किसी लैम्डा फंक्शन के बारे में किसी नहीं है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैम्डा फंक्शन क्या होता है बेसिकली कि अननोन नेम यूज़र डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, सेम एज इट इज़ वर्किंग करता है। जैसे हम सिंपल टैब क्रिएट करके और उसे नाम देते हैं ना पाइथन के अंदर, सेम एज इट इज़ लैम्डा फंक्शन भी क्रिएट करता है। लेकिन इसकी थोड़ी सी जो सी एग्जीक्यूशन और फॉर्मेटिंग है ना वो दूसरे फंक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसे हम देख लेते हैं। लैम्डा फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमने जोन से भी पैरामीटर पास करते हैं या आर्गुमेंट्स देते हैं। तो वो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं और कॉलम के बाद हम जोन सी भी एग्जीक्यूशन या कोई भी हमने कंडीशन अप्लाई करनी है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपल एक मेथड ले लेते हैं जिसका पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स और एक्सप्रेशन या कंडीशन कह लें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें एक आध एग्जांपल को भी सिंपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लैम्डा इसमें हम एक सिंपल जो सा पाइथन कोड है जिसमें हम अगर वैल्यूज़ को देखना हो हम इसमें एक लिस्ट को पास करते हैं
यहाँ सिंपल एक वैल्यू को पास कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल कोई इंटीजर वैल्यू होगी जो इसके अंदर कंडीशन देखेगा कि वो ट्रू वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू या जीरो है। तो इसमें हम सबसे पहले एक जो सा पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर के बाद नेक्स्ट हम इसमें अगर इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी है तो सबसे पहले हम इसमें उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ पॉजिटिव। इसमें ज़्यादातर यही होता है कि हमें कोई भी कंडीशन या एग्जीक्यूशन लूप वगैरह यूज़ करनी है तो सबसे पहले हम उसकी अंदर बॉडी जो सी होती है उसे लिखते हैं, फिर आगे उसमें जो सी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है एग्जीक्यूशन में या कंडीशन को ऐड करना होता है तो वो बाद में हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 देन इट इज़ पॉजिटिव, एल्स सेम एज इट इज़, अगर वो 0 से बड़ा नहीं है तो देन इट्स नेगेटिव नंबर। और अगर इसमें एक और मसला यह है कि जैसे हम सिंपल मेथड डेफ को क्रिएट करते हैं सेम एज इट इज़, इसमें हम जो सा ना काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें इफ़ एल्स को यूज़ किया है, जो सा सिंपल मेथड है उसमें हम इफ़ और एल इफ़ को क्रिएट करके मज़ीद कंडीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर हमने मज़ीद कंडीशन को ऐड करना है तो नेक्स्ट इफ़ एक और क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट करने से पहले हम जैसा कि इसमें पहले उसकी बॉडी पैराग्राफ को लिखते हैं, इट इज़ 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एल्स नेगेटिव नंबर। ये हमारे पास एक सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है वो क्रिएट हो गया। तो इसे हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और इस बॉडी के बाद हमने कोई लिमिट नहीं, ये ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो अब इसकी लिमिट होगी लैम्डा एक्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लिमिट आ रही है। और इसमें हम अब रन करके देखेंगे हमारा और कहाँ तक यूज चला है। एवरीवन इसमें हम पैरामीटर कोई भी पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम 4 यूज़ करते हैं तो बता देते हैं कि 4 हमारे पास इट इज़ नेगेटिव नंबर। अगर हम यही नेगेटिव 4 यूज़ करते हैं तो वो बता देगा इट इज़ नेगेटिव नंबर, और अगर ये 0 हो तो वो बता देगा इट इज़ नेगेटिव और इट इज़ आल्सो 0 नंबर। कि ये देखेगा ये दो कंडीशन यूज़ करी थी ना, तो उसने इस वजह से दोबारा से हमें दो कंडीशन रन हुई है कि फर्स्ट वाली इफ़ की एल्स और नेक्स्ट वाली इफ़ में जब वो गया तो उसकी जो से ना इफ़ कंडीशन रन हुई है। और फॉर लूप में भी सेम एज इट इज़ होगा कि पहले हम उसकी बॉडी जो सी होगी उसमें जो सी भी एग्जीक्यूशन करनी होगी उसका इनर पैराग्राफ लिखेंगे और उसके बाद जो सी भी हमने एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट लिखनी है वो बाद में यूज़ करेंगे। आगे हम इसमें यही काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ना हम इस और एक अब नेक्स्ट अप्लाई का मेथड बताऊं तो ये काफ़ी जो सा पावरफुल मेथड है और ये डायरेक्ट कॉलम, मुकम्मल डाटा फ्रेम और सिंपल रो में भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक अगर हम देखा जाए तो एक स्पेसिफिक वैल्यू पर हम ये अप्लाई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसमें हमने अगर रो को लेना है तो ये एक रो पास होगी और उसके अंदर हम एक लिंक लिस्ट को पास कर लेते हैं जिसमें हम दे लेते हैं कि अगर वैल्यू इसमें हमने अपना डाटा फ्रेम देख लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें देखते हैं कि हम अगर वैल्यू कोई 20 से ग्रेटर देन है तो उसमें क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे। अगर हम अब यही मेथड हमें से देते हैं फॉर लूप आई इन और हमारे पास जो सी आगे कॉलम होगा वो एक्स हमारे पास कॉलम होगा और वैल्यूज होगी वो आई को शो करेंगी। इफ आई ग्रेटर देन 20 तो हमारे पास क्या हो गया आई को ऐड कर दे, अदरवाइज सेम एज इट इज रहने दे। और ये हमारे पास सिंपल मेथड क्रिएट हो गया। अब इसमें एक्सिस को पास करेंगे, एक्सिस को पास करेंगे तो सबसे पहले हम कॉलम देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा कि उसने हमने एक्सिस 1 दिया तो रो वाइज उसने ऑपरेशन अप्लाई करने थे। तो देखिएगा कि इसमें जितने भी हमारे पास 20 से अबव वैल्यूज थी ना उन्हें 2 ऐड करके हमें लिस्ट अप्लाई दे रहा है। जैसे W में 19 थी तो वो उसने ऐड ही नहीं की, तो 73 में 2 ऐड करके 79 और 75 और 29 में 29 2 ऐड करके और सेम एज इट इज 73 भी लास्ट में था तो उसने नेक्स्ट भी ऐसे किया। और नेक्स्ट जितनी भी नीचे जो हमारे पास कॉलम रोज थी उनमें भी सेम एज इट इज किया। अब यही ऑपरेशन हम कॉलम वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिएगा कि इसमें हमारे पास उसने क्या किया कि
ये हमारे पास ये 19 थी, इसमें भी नहीं होगा, 23 में होगा, वो 25 कर दिया, 49 और 93 में। और नीचे 20 की सब वैल्यूज 20 से अबव थी, तो इसलिए उसने क्या किया, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी अबव थी उसमें वो लिस्ट को हमें अप्लाई करा। तो अप्लाई मेथड का सिंपल, अगर हमने ये लैम्डा मेथड भी हमने यूज़ किया, अगर हम इसमें सिंपल डैप मेथड भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये सिंपली मैंने इसलिए भी किया था कि अगर हमने कम टाइम में अगर कोई बिल्डिंग मेथड, यूज़र डिफाइंड मेथड को क्रिएट करना है तो लैम्डा मेथड से हम बहुत ही कम वक्त में क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एग्जीक्यूशन भी सेम एज इट इज़ होगी। तो इसमें अब हम नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। इसमें नेक्स्ट मेथड जो अप्लाई के बाद हमारे पास मेथड आ रहा है, ये हमारे पास ये है डाटा फ्रेम। अब जो हमने अप्लाई किया था ना यहाँ पर, तो वो हमारे पास अब डाटा फ्रेम ही रह गया, एक सिंपल लिंक लिस्ट वो बन गई हुई है। तो अप्लाई मेथड के बाद हमारे पास अप्लाई मैप मेथड था, तो इसे मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पांडास के बिल्डिंग मेथड है, तो इस तरह तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि सेम जोन से हम सेम और दूसरे जोन से आसान होंगे, और उसके बाद जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते उन्हें मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन डिटेल से बताने की उम्मीद की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं ये इंशाल्लाह डिटेल से ही बताऊँगा। जैसे कि हमारे पास अप्लाई मैप मेथड है, ये भी सेम एज इट इज़ अप्लाई मेथड की तरह, लेकिन इसमें वो पावरफुल नहीं है। जैसे अप्लाई मेथड हम मुकम्मल डाटा फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसमें हम अगर सिंपल कॉलम में अप्लाई करना होता तो एक्सेस हमारे पास 0, तो सिंपल कॉलम हमने जैसे कि इसमें अप्लाई करना था हमने बी में, तो ये देखिएगा सिंपल हम बी में अप्लाई करते तो हमारे पास वो वैल्यूज आ जानी थी। लेकिन अगर हम यही मेथड सेम एज इट इज़ इसमें करना चाहें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम सिंपल, इसमें भी हम मुकम्मल डाटा फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें जो सा हम यूजर डिफाइंड मेथड अप्लाई करेंगे वो कॉलम या रो बेस नहीं होगा, वो वैल्यू बेस होगा। जो सी अंदर वैल्यूज होगी ना हमारे पास इंडेक्सेस नंबर पर, उनके बेस में होगा। इसमें जैसे लैम्डा में मैंने मुकम्मल ये देखिएगा, ये कॉलम या रो पास कर रहा था, इसमें हम कॉलम रो नहीं पास करेंगे। इसमें जैसे हम सिंपल वैल्यूज, ऊपर मैंने आपको बताया कि इफ इट इज दिस, तो ये सिंपल वैल्यूज आप पास करेंगे तो वो हमें लिस्ट अप्लाई करके दे देगा, जिसमें वो सिंपल वो उसने बताया इट इज पॉजिटिव नेगेटिव या वैल्यूज के मुताबिक जो भी उसमें हमने वैल्यूज दी होगी उनके मुताबिक हमें वो आउटपुट दे देगा। सेम एज इट इज सिंपल ये मेथड है इसमें। तो वैसे मैं इसे ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज यूज it is used to apply user defined method on data frame on ये in pandas on data frame of series और also in columns और row base। तो इसमें भी अपडेशन होगी, तो इसमें it is used to apply user defined method in pandas वैल्यूज। इसमें सिंपल यही आएगा कि इसमें जो सी हम यूजर डिफाइंड मेथड्स को पांडास की वैल्यूज में अप्लाई करते हैं, और वो में भी और डाटा फ्रेम और सीरीज वैल्यूज। तो ये सिंपल हम अप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी हम डाटा फ्रेम, ये ज़रूरी नहीं है कि हम डाटा फ्रेम में सीरीज में ही अप्लाई करेंगे ये वैल्यू। ये सिंपल हम यूजर डिफाइंड मेथड बना के, तो कोई और भी डिक्शनरी या हमारे पास कोई और भी हमारे पास कोई डाटा पड़ा हुआ है तो उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यही सिंपल लैम्डा को, यही सिंपल पैंडास को इंपोर्ट करके और उसमें अप्लाई मेथड या अप्लाई मेथड यूज़ करके। तो सिंपल सिंटैक्स भी इसमें सेम एज इट इज है कि इसमें फर्स्ट जो सा उसका नेम है डाटा फ्रेम और डॉट नेम, और उसके बाद हमने जो सा भी फंक्शन अप्लाई करना है, और उसके बाद इसमें एक्सेस हम नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू बेस अप्लाई होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। तो मैं इसे भी कर देता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट मेथड क्या होगा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास अप्लाई के बाद क्या आ रहा है कि एएस फ्रीक्वेंसी एस ऑफ। इसमें ये है कि ये जो से मेथड है ये टाइम सीरीज पर हमें यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि हम एक टाइम सीरीज मेथड को बना लेते हैं और उसमें हम
इसमें हम ज़्यादा डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास टाइम सीरीज होगी। इसमें हम टाइम सीरीज एंड और नेक्स्ट इसमें यह है कि हम टाइम सीरीज पर हम मंथ वाइज भी चेक करेंगे, ईयर वाइज और डे वाइज भी चेक करेंगे। तो इसमें हमें रोज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसमें हम 10 रोज़ को और सिर्फ 4 कॉलम्स को करेंगे दे सकते हैं। इसमें हमने कॉलम्स नेम जो सिंपल ही रख लेते हैं, और जो से हमारे इंडेक्सेस नंबर होंगे उन्हें सिंपल। इसमें इंडेक्सेस नंबर, अब इसमें देखिएगा कि इसमें यहाँ भी हम डाटा फ्रेम की टाइम सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। टाइम सीरीज में क्या होगा, पी डॉट डेट डेट रेंज। इसमें क्या होगा कि हम किसी भी डेट को हम आगे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें उसका सबसे पहले सिंटैक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2024 और इसमें हमारे पास है फर्स्ट मंथ और नेक्स्ट इसकी डेट हमारे पास 27। डेट को हम ज़्यादा रख लेते हैं क्योंकि इसमें हम नेक्स्ट मंथ में भी जाएंगे ना, उसमें फिर हमें डिफरेंस आगे पता चलता रहेगा, इसलिए मैं थोड़ी सी लास्ट वाली डेट ले रहा हूँ। इसमें हम स्टार्ट पॉइंट, ये हमारे पास स्टार्ट होगा और पीरियड तो हमारे पास कितने होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें 10 रोज लिए तो 10 ही हमारे पास पीरियड होंगे। तो ये हमारे पास एक टाइम सीरीज की डाटा फ्रेम तैयार हो गई। तो इसमें क्या इशू है हमारे पास, रैंडम का स्पेलिंग कभी तो ये देखिए। तो ये हमारे पास इंडेक्स इस नंबर जो से मैंने वो टाइम सीरीज वो टाइम को रख दिया। अब हमने अगर इसमें स्पेसिफिक ईयर के डाटा, अब इसमें तो हमारे पास छोटा सा डाटा सेट है, लेकिन हम जब हम फर्दर लार्ज डाटा सेट पर काम करेंगे, डिफरेंट फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास ईयर बेस अगर किसी को हमने डाटा एनालिसिस करना है या मंथली बेस पर किसी का प्रॉफिट लॉस देखना है, तो उसमें हम सिंपल इसमें एक्सट्रैक्ट करके उस मंथ का डाटा उसमें दूसरे मैथमेटिक्स या स्टैट के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो हमें सिंपली कुछ ही मिनटों में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसमें हम हमारे पास इंडेक्स है, तो हम इंडेक्स डॉट और इसमें हमने मंथ बेस देखना है ना, मंथ हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम सिंपल एक किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। इसमें मंथ क्या हो, इसमें हमारे पास फर्स्ट मंथ है और साथ में सेकंड मंथ है, तो हम ऐसा करते हैं सेकंड मंथ की जितनी भी वो डाटा हमारे पास होगा, जितने भी कॉलम्स में होंगे सेकंड मंथ का डाटा होगा, वो सारा हम वेरिएबल ए में स्टोर कर लेते हैं ऐसे। इसमें मैंने क्या किया कि डाटा फ्रेम में एक मजीद आर्गूमेंट, अगरचे मैंने पीछे नहीं बताया हुआ, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम डाटा फ्रेम के अंदर उसमें कोई स्पेसिफिक कॉलम, ये तो मैंने इंडेक्स दिया ना, तो इसमें किसी स्पेसिफिक कॉलम देख में उसमें हम कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल अप्लाई किया ना, तो इसमें ग्रेटर दैन, लेस देन और इक्वल, ये हम किसी स्पेसिफिक कॉलम में भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह जो सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखकर। तो क्या होगा कि हमारे पास कौन सा डाटा आ जाएगा, सेकंड मंथ का, इसके नेक्स्ट वेरिएबल। अब हम इसमें जो है ना मंथ वाइज ऑपरेशन डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने यही हमें डाटा चाहिए फर्स्ट मंथ का, तो ये देखिएगा फर्स्ट मंथ का दे देगा। और अगर हमें ये ईयर बेस में चाहिए हो, तो सॉरी हमारे पास ईयर तो नहीं, ईयर हमारे पास कौन सा 2024, तो वो 2024 का डाटा हमें दे देगा। तो इसमें आपको ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि जो से हमने ये जितने भी ये ना टाइम सीरीज़ के हमारे पास बिल्डिंग मेथड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनके जितने भी मैंने आपको ये बता तो दिया, क्लियर कर दिया ना अब, कि इसमें हम अगर स्पेसिफिक डेट को किसी इंडेक्स को अगर हमने ना, इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम को, अगर हमारे पास डाटा सेट आ गया, उसमें कॉलम हमें सिंपल दिया, लेकिन उसमें उसने ना टाइम सीरीज़ को उस कॉलम को नहीं बनाया, वो हम कैसे दे सकते हैं, डेट टाइम ऐसे हम देंगे, तो उसमें अंदर जो सा भी कॉलम हम पास करेंगे तो वो क्या होगा, वो टाइम सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बिना पर हमें आउटपुट देगा। तो वो मैं लिख ही देता हूँ, तो
तो उसके अंदर हम स्पेसिफिक कॉलम अगर हमने जो सभी प्रेस कॉलम into date time. इसमें हाँ, तो आपको बता चलूँ कि एएस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि हम सिंपल कॉलम को उसमें कन्वर्ट करते हैं टाइम सीरीज में। वो मैंने आपको डेट टाइम से कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो उसके बाद किसी स्पेसिफिक कॉलम को हमने एक्सट्रैक्ट करना हो या उसमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो तो वो हम डेट टाइम का मेथड यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये एएस फ्रीक्वेंसी एएस ओ है, तो इन बिल्डिंग मेथड की अब हमें ज़रूरत नहीं रही। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेथड है जो सेम ही कंडीशन जो उनसे ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेथड है जो सेम वर्किंग उनकी सेम होती है। तो उसमें सेम एज इट इज़, जैसे हम डे टाइम का मैंने अभी मेथड अप्लाई किया है तो जो भी एग्जीक्यूशन होती है सेम एज इट इज़ वो दूसरे मेथड में भी हो रही होती है। इसलिए अब हमें इन दोनों की भी नहीं जरूरत है। असाइन का क्या है बेसिकली कि हम किसी असाइन का वो बता देता हूँ वैसे। ये असाइन में बेसिकली क्या होता है कि हम सिंपल ये भी इसलिए भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं हमें, क्यों? क्योंकि हम सिंपल आई लॉक और लॉक मेथड से भी ये फंक्शन कर सकते हैं। और साइन मेथड क्या है कि हमने डाटा फ्रेम को अगर किसी कॉलम के अंदर असाइन करना है या उनकी वैल्यू को चेंज करना है या नेम को चेंज करना है या मजीद एक और कॉलम ऐड करना हो तो वो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। और इसका कोई हमारे पास जो है ना अगर यूज़ नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर assigning column या for making new column, for making या for adding new column। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? एएस साइन एएस टाइप में क्या होता है कि बेसिकली इसमें अगर हमने किसी वैल्यू को चेंज करना हो, उसे इंटीजर को फ्लोट में या फ्लोट को किसी इंटीजर में या उन्हें स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो वो हम डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप कास्टिंग कर सकते हैं इसमें। टाइप कास्टिंग तो ये हम एएस टाइप से कर सकते हैं। और ये हमारे पास मेथड हो गए। एट मेथड में क्या होगा, जैसे हम फॉर लूप में सिंपल एज इट इज़ हम यूज़ करते थे, उसमें इन मेथड हम यूज़ करते थे कि वो लिस्ट को ले और उसमें देखें कि जैसे हम इफ़ कंडीशन में यूज़ करते हैं इन मेथड के, अगर वो उसके अंदर है तो वो बता दें कि इसके अंदर वैल्यूज है, अदरवाइज नो। तो ऐसे ही सेम एज इट इज़ ऐड मेथड यूज़ करता है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देखना हो कि वो हमारे डाटा फ्रेम के अंदर है या नहीं है तो वो हम इसमें इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेसिफिक वैल्यूज डाटा फ्रेम। ये इसलिए नहीं मैं आपको डिटेल से करवा रहा, सिंपल समझा रहा हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे डाटा फ्रेम के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग मेथड है तो इसमें इतना डिटेल से बताने का इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है कि जो से इंपॉर्टेंट मेथड होंगे वो तो मैं लाजमी बताऊँगा। इसी वजह से मैं इन जोन से ना इन मेथड्स को इतने डिटेल से नहीं बता रहा ताकि हम उन पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकें और इन पर हमारा टाइम मतलब भी ज़ाया ना हो। इसमें ऐड टाइम भी सेम एज इट इज़ है। ऐड टाइम में बेसिकली क्या होता है कि हमने इसके अंदर किसी, जैसे हमारे पास ये ऊपर हमने एक्सप्लेन किया ना, तो इसमें हमने अगर ईयर की बेस में देखना हो इंडेक्स में कि ईयर कौन सा था उसका डाटा सेट लेना हो किसी स्पेसिफिक ईयर का किसी स्पेसिफिक मंथ का, और इसी तरह हम ये डे भी किसी स्पेसिफिक डे का भी दे सकते हैं कि मंथ के अंदर उस मंथ के अंदर कितने डेज का डाटा सेट उसके अंदर पड़ा हुआ है तो वो भी हम दे सकते हैं इसी आर्गुमेंट के जरिए। तो इसलिए हमें ऐड टाइम की भी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डे टाइम मेथड हम हमारा ये भी फंक्शन अप्लाई कर रहा है, तो ये भी जो है ना रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, तो इसलिए हमें ऐड टाइम की नहीं ज़रूरत है। वैसे मैं बताता हूँ इट इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग डाटा for specific time for specific और एक्टर ये हमारे पास क्या काम करता है
ये मेथड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंपल डिस्क्रिप्शन हमने किसी अपने डाटा सेट में ऐड करनी हो या डाटा सेट को स्टोर करना हो और उसमें मुझे कोई अपनी इंफॉर्मेशन के लिए उसमें जैसे हम मैं ये सिंपल इसमें कमेंट पास कर रहा हूँ सेम एज इट इज़। अगर हमने किसी अपने डाटा फ्रेम के अंदर किसी कमेंट को पास करना या डिस्क्रिप्शन अप्लाई करनी है तो वो हम इससे कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड डिस्क्रिप्शन इन डाटा फ्रेम एड्रेस। ये एड्रेस का काम है हमारे पास। और नेक्स्ट इसमें मैंने देखा था कि tf.access था, तो उसे भी हम देख लेते हैं। इसमें एक्सेस को मेथड को हम यूज़ कर रहे थे, तो वो आपको रन करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली एक्सेस क्या काम करता है। इसमें हमारे पास ये हमारे पास लिस्ट आ गई, लिस्ट हमारे पास इसमें हम एक्सेस को देख लेते हैं। एक्सेस बेसिकली हमें क्या करता है कि रोज और कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन देता है कि उनकी लिमिट क्या है, उनके नेम क्या है और फर्दर आगे उनके बारे में बताता है कि ये देखिए डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है और सिंपल उनके नेम रोज और कॉलम के बता रहा है हमें। डे टाइम ये देखिए डाटा टाइप बता रहा है कि ये डे टाइम इंडेक्स है, तो ऊपर से उनके जो से ये कॉलम से हमारे पास रोज है, उनके इंडेक्स नंबर हमारे पास डे टाइम है और इंडीड इसमें जो है हम जो से यूज़ कर रहे हैं वो कॉलम्स नेम और हमें डाटा टाइप। तो इसमें हम डेफिनेशन लिख लेते हैं बेसिकली एक्सप्लेनिंग डेटा इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन हम रोज और कॉलम्स नेम्स इंफॉर्मेशन है जैसे उनके बारे में बता रहा है किस डाटा टाइप के और उसके बाद उनके नेम क्या है उनके बारे में डिटेल बता रहा होता है। लेकिन इसकी भी हमें ना खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी आगे जो है ना हमारे पास काफ़ी बिल्डिंग मेथड है जो इसका भी रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी कर देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेथड जो है हमारे पास इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दूसरे मेथड इनका काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें जल्दी जल्दी सिर्फ जहन में रखेंगे और वैसे क्लियर करेंगे। अब इसमें बैकफिल मेथड आ जाता है और बैकफिल और जो इसके नीचे बी फिल है इस सेम एज इट इज़ दोनों एक ही काम करते हैं। लेकिन इन्हें काम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाटा फ्रेम में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। जैसे चेंजिंग मैंने की है कि ये देखिएगा सी में नन वैल्यू ए में नन वैल्यू और इसमें मजीद हम एक और काम करते हैं फाइलों का मेथड यूज करना है और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को भी एंट्री डॉट नन वैल्यू हम इसमें जब हम लार्ज डाटा सेट यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं और वो ऐसे ही होती हैं, तो उन्हें क्लीन करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या फिल करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। उनमें से एक टेक्निक हमारे पास बैक फिल और बी फिल भी है। तो ये क्या है वन और उसके बाद वन कर लेते हैं तो वो डिफरेंट हम डॉट नैन यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी वैल्यूज आ गई। इसमें जीरो वैल्यूज एम्प्टी नहीं होती, उसकी भी कोई ना कोई मेमोरी होती है। नैन वैल्यू होगा कि उसमें फुल एम्प्टी होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें हम अब बैकफिल मेथड यूज़ करेंगे। बैकफिल मेथड यूज़ करेंगे वो बेसिकली क्या करेगा कि उसकी प्रीवियस जो सी वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जाम्पल इधर 16 वैल्यू, तो ये रंग पे ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा बैकफिल मेथड में अब इसने क्या किया कि जो चीज़ ये नन वैल्यूज थी ना, इधर हमारी 73 नन वैल्यूज थी, इसमें जो सी पीछे वाली इसकी आगे वाली वैल्यूज थी तो उसके बैकवर्ड जाके उसने उसे फिल कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इधर मैं दूसरी जो सी हमारे पास वैल्यू थी देखिएगा, इसने क्या किया कि ये हमारे पास वैल्यू थी, इसके बैकवर्ड गया और इसी वैल्यू को जो सी एम्प्टी वैल्यूज को उसे रिप्लेस कर दिया। तो सेम एज इट इज जैसे इसमें गया तो इसी के बैकवर्ड जाके 93 इसे प्रीवियस वैल्यू में भी ऐड कर दिया। तो इसमें बैकफिल और बी फिल सेम एज इट इज। ये देखिएगा बी फिल बी भी सेम है, प्रीवियस वैल्यू जो सी आगे वाली वैल्यू होगी ना, जितनी भी एम्प्टी वैल्यूज होंगी उससे नीचे वाली वैल्यू जो सी होंगी तो उस वैल्यू को डुप्लीकेट कर देगा, वो प्रीवियस जो सा इंडेक्स होगा उसे फिल कर देगा। इसमें बैक फिल और फॉरवर्ड फिल होते हैं। फॉरवर्ड फिल का सिंटैक्स एफ से होता है, इट इज टू फिल वैल्यूज to next column
इसलिए प्रीवियस हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि प्रीवियस एम्प्टी कॉलम्स। ये होता है कि वो कॉलम वाइज, इसमें रो वाइज तो नहीं, हम देखते हैं कि कॉलम वाइज जो सी उसकी प्रीवियस वैल्यू होगी, जो सी आगे वाली वैल्यूज होगी, प्रीवियस हमारे पास एम्प्टी होगा ना, तो वो उसे फिल कर देगा। जैसे 88 है तो इसके अंदर 9 वैल्यू के अंदर भी 88 आ जाएगा, और 93 ये प्रीवियस वैल्यू में भी 93 आ जाएगा। सेम एज इट इज इन वैल्यूज में भी सेम एज इट इज होगा, तो प्रीवियस इंडेक्स में जो सी होंगी उसमें वैल्यू। अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें जैसे 66 है वो इसमें आना चाहिए, मतलब कि प्रीवियस नहीं जो सी आगे वाली वैल्यूज है ना, जैसे हम स्टार्टअप ले रहे हैं 1 आगे 2 हमारे पास एम्प्टी आ गया, तो 2 की जगह 1 ऐड होना चाहिए, ना कि 3 होना चाहिए। बैकफिल में क्या कर रहा है कि वो जो सी आगे वाली 3 वैल्यूज होती हैं, 3 जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि 3 वैल्यू और 2 हमारे पास एम्प्टी इसमें है, तो वो 2 की जगह 3 वैल्यू ऐड कर देता है। और अगर हम इसमें चाहते हैं कि वो अगर 1 की जगह 2 की जगह 1 ऐड करे, तो उसका क्या मेथड होगा कि फॉरवर्ड फिल हम यूज़ कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि एफ फिल होगा, वो आगे वाली वैल्यू यूज़ कर लेगा। इसमें ये देखिएगा 66 और 66 कर दिया। लेकिन इसमें जो सा बैक फिल और फॉरवर्ड फिल है ना, इसमें हमारे पास एक जो सी इसकी लिमिटेशन है, इनमें से ये है कि वो जो सी फॉरवर्ड फिल में जो सी फर्स्ट वाली रो होगी ना, वो नहीं फिल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सी नेक्स्ट वाली वैल्यू को करना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें स्टार्ट ही वो 0 से ले रहा है, तो इससे पीछे वाली वैल्यू में तो कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है पीछे, इसके पीछे वैल्यू, तो वो कैसे फर्स्ट लाइन को फिल कर पाएगा? तो इसकी खास वजह ये भी है कि वो इस वजह से वो फर्स्ट लाइन को फिल नहीं कर पाता। और सेम एज इट इज बैकवर्ड जो होता है, वो लास्ट वाली फिल वैल्यू में अगर रो में कोई एम्प्टी वैल्यू आ जाती है, तो वो लास्ट रो को भी फिल नहीं कर पाता। तो इसका सिंपल इशू यही है कि हम यहाँ तो उस रो को डिलीट कर दे, ड्रॉप कर दे लास्ट या फर्स्ट वाली को, या इसमें ये हो सकता है कि हम एक और डॉट फिल एन मेथड है, तो वो क्या करता है कि वो इसमें हमें वैल्यू फिल एन में मेथड क्या होता है, एक और आपको वैल्यू फिल करने का। तो इसमें यह है कि हमने इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली वैल्यू को फिल नहीं करना, हमने कोई स्पेसिफिक खुद वैल्यू देनी है, उससे फिल करना है। तो वो उसका ये भी है कि जैसे हम 23 ऐड करते हैं, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होंगी उसमें नन वैल्यूज होंगी, उसमें 23 ऐड हो जाएगा। तो ये फिल एन मेथड इसमें वर्क करेगा। ये देखिए 23 इधर भी आ गया, इधर भी 23, और जितनी भी वैल्यूज है उसमें 23 ऐड हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू फिल स्पेसिफिक वैल्यू। ये फिल एन मेथड का हम वो कहते हैं। बैक फिल और फॉरवर्ड फिल में हम कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिल एन मेथड हमें ये मदद देता है। और हम सिंपल फिल एन भी किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कि हम जैसे एक से ज़्यादा फंक्शन एक ही रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे होते हैं, हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने टाइम सीरीज का भी देखा था, इसमें फिल एन मेथड है और सिंपल फिल मेथड है। उस फिल मेथड में क्या होता है कि एन को रेज करके इसमें सेम एज इट इज हम अंदर कोई भी वैल्यू, या इसमें एक ये भी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड हमें चाहिए बैक फिल हमने करना है, बैक फिल करना है तो आप इस तरह आर्गुमेंट लेके भी फिल करेंगे तो ये बैक फिल कर देगा। लेकिन इसमें यह है कि फिर ये वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बैक फिल में क्या होता है कि हमारे जो सी आगे पीछे वाली वैल्यू होती है उससे फिल करना होता है। तो वो वैल्यू जो सी होती है पीछे वाली 84 होती है ना, तो उससे प्रीवियस जो सेल होता है उसे फिल करना होता है। तो वो उस वजह से फिर वो वैल्यू को करेगा। इसे हम इकट्ठा दोनों पैरामीटर्स को अप्लाई नहीं कर सकते, हमें एट अ टाइम एक ही यूज़ करना पड़ेगा। और फॉरवर्ड फिल में भी ऐसे है कि हम डबल फिल मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो सिंपल हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसमें आपको क्लैरिटी होगी। तो अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। बैक फिल भी हमारे हो गया, फॉरवर्ड फिल भी हो गया। इसमें बॉक्स प्लॉट और बॉल्जन्स है, ये इनकी बॉक्स प्लॉट को आगे हम मैटप्लोलिब जब हम करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, उसमें हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे पास क्लिक मेथड बेसिकली क्या करता है कि ये जो सा हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम को लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डी कॉलम है, तो इसकी हमने रेंज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये 20 से 7 है, तो हमने रेंज सेलेक्ट करनी है कि 0 से 10 तक वैल्यू हो, और अगर कोई भी वैल्यू इससे 10 से बड़ी आ जाती है तो उसकी जगह 10 जो सी लास्ट वाली वैल्यू होगी, हमने लास्ट रेंज रखी होगी ना, तो वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। इज यूज्ड टू डिलीट द रो कॉलम फॉर स्पेसिफिक गिवन रेंज।
तो इसका सिंटैक्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल क्लिक मेथड यूज़ करते हैं और इसमें हम लोअर यूज़ करते हैं। लोअर में क्या होता है कि हमने कहाँ से शुरू करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है और ऊपर से हमने करनी है कि ऊपर हम 10 तक रखना है। इसमें सेम एवरेज हम अप्लाई करके इसको नंबर भी ऐड करना हो तो ऐसे लिमिट ऐड करके हम क्लिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें उसकी लिमिट जो सी ना वो उन दोनों के दरमियान ही रहेगी। उससे अगर ग्रेटर दैन वैल्यू है तो 10 आ जाएगी, अगर उससे लेवल दैन है तो वो जो सी लास्ट वैल्यू हमारे पास होगी वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। इसमें ये भी क्लियर, ये कॉलम्स में ये होता है कि हमें सिंपल कॉलम्स बता रहा होता है कि कितने कॉलम्स हमारे पास है। ये तो हम देखेंगे कितने कॉलम है, 4 कॉलम हमारे पास है। ये कॉलम से क्लियर है। कंबाइन क्या करेगा कि वो दूसरे 2 डाटा फ्रेम को ना आपस में हम देखेंगे कि वो कंबाइन कर देगा उसमें डाटा फ्रेम और सीरीज को। कंबाइन फर्स्ट में भी सेम एज इट इज होगा कि वो फर्स्ट जो सा फर्स्ट डाटा फ्रेम देंगे ना उसकी बना पर हम कंबाइन करेंगे। और कंपेयर में क्या होगा, तो कंपेयर में क्या होगा कि 2 डाटा फ्रेम या किसी 2 सीरीज को भी हमने अगर कंपेयर करना है आपस में तो वो हम सिंपल क्या कर सकते हैं। इनकी आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अगर इनकी पर भी जाए ना, ये रिक्वायरमेंट हमारे पास आ भी जाए तो हम लोग या आई लोग मेथड या सिंपल जो इक्वल साइन यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इन्हें डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगा। वैसे हमें मालूम होना चाहिए कि इनका क्या काम है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती चूँकि, इसलिए हम इसमें डिटेल से नहीं जाएंगे। कन्वर्ट डी टाइप तो इसमें सेम एज इट इज़ के वो जो सी डाटा टाइप चेंज करनी हो तो हम इसमें कर सकते हैं। तो कॉपी का मेथड क्या होगा कि सेम अगर हमने किसी एक डाटा फ्रेम को दूसरी डाटा फ्रेम में कॉपी करना तो दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो कॉपी मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल असाइन से भी हम यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसलिए मेथड में भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें जो से 2-3 अहम मेथड हम देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अहम है और जो जितने भी हमने एक्सप्लेन किया है ना उन सब की ज़्यादातर मेथड्स की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करे होंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास इन्फो मेथड। इन्फो मेथड को देखेंगे कि हमें वो मुकम्मल डिटेल बता रहा होगा उसके बारे में देखिएगा। तो ये सबसे पहले तो हमें बता रहा है कि भाई इसमें जो से हमारे पास इंडेक्सिस नंबर है वो कितने हैं 10 और वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं 2024 फर्स्ट मंथ एंड 26 डेट हमारे पास और सेकंड मंथ और फोर्थ तक हमारे पास जो है इतना डाटा सेट यहाँ से लेके 4 तक हमारे पास डाटा सेट भरा हुआ इसमें। और इसमें कॉलम भी बता रहा है कि हमारे पास कितने 4 कॉलम्स है। तो आगे फर्दर अगर उसमें कोई नन वैल्यू हो जाए तो वो भी हमें एक्सप्लेन करेगा। इसमें नन वैल्यू तो नहीं, तो वो बता रहा है कि इसमें जो सी ना कोई भी वैल्यू जो सी आए नहीं है इसमें ना, नॉन नन वैल्यू नॉन नन वैल्यू। सेम एज इट इज डाटा टाइप भी हमें बता रहा है कि किस किस डाटा टाइप का हमारे पास डाटा मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी ऊपर बताए होंगे तो उनकी काफ़ी ना ज़्यादातर रिक्वायरमेंट है हम ये मेथड कंप्लीट कर रहा है। आगे भी एक और भी है to explain all information about data set। ये इससे अगर कोई भी हमारा डाटा एनालिस्ट है या कोई इंजीनियर है तो वो डॉट इन्फो मेथड यूज़ करके उससे इतना तो मालूम हो जाता है कि उसके पास किस तरह का डाटा और उससे कितनी मेहनत लगेगी कि वो क्लीन डाटा उसके पास मौजूद है या नहीं और उसे क्लीन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आज के लिए हमारे लिए इतने मेथड्स काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने आज काम कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो से रह गया तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई इशू या कोई सवाल वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।